नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप एचटेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है पीजीटी पोल साइंस, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टाइप से क्रैश कोर्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हरियाणा बोर्ड ने अभी फ़िलहाल के लिए जो एग्ज़ाम डेट घोषित की है एचटेट 2022 के लिए, वो आपकी कुछ इस प्रकार है। 3 और 4 दिसंबर 2022, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेट आपका 1 महीने से भी कम टाइम बचा है आपका एग्ज़ाम में। तो थ्योरी तो हम इसके अंदर बिल्कुल भी पढ़ने नहीं वाले हैं। आप हर बार देखते हो कि एचटेट का जब भी एग्ज़ाम होता है और स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके हर बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे जो बेस्ट तरीका रहेगा वो रहेगा कि इतने कम समय में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हम अधिक करेंगे उतना ही हमारे लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको मैं कटवा नहीं करवाऊंगा, आपको पर्टिकुलर किसी पॉइंट को लेके, किसी टॉपिक को लेके उसके कंटिन्यूसली हम क्वेश्चंस वगैरह करते जाएंगे। मैंने इस सीरीज़ के अंदर टारगेट रखा है कि लगभग आपके 60 से 70 वीडियो हम रखने वाले हैं और अप्रोक्सीमेट 2000 की आसपास क्वेश्चन हम कर लेंगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसकी संख्या कितनी है, तो स्पेशल सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि टोटल आपका जो एग्जाम होता है वो होता है 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स, यानी कि नंबर भी कितने 150 है। और आपको क्वालिफाई करने के लिए 150 में से 90 नंबर चाहिए। अब 90 की बात करते हैं तो 60 तो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसके अलावा जो अन्य बचते हैं 90 वो आपके अदर, जैसे बात करते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इन सभी को कवर करके आपका 90 मार्क्स बनते हैं। तो आप स्पेशल सब्जेक्ट को स्किप तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी बनती नहीं है कि आप स्पेशल सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो पोर्शन 90 नंबर का बच गया वो आप इतना ज़्यादा पढ़ लो कि आपका वहाँ से क्वेश्चन एक भी गलत ना हो, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो आपका पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसको करते हैं हम कंप्लीट। इसके अंदर मैंने 31 यानी कि 31 क्वेश्चन उठाए हैं और हम टू द पॉइंट बात करेंगे, फालतू का हम नहीं पढ़ेंगे, डेप्थ के अंदर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतना ही एग्जाम के अंदर बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, माओ ने अर्थव्यवस्था में छलांग के लिए कौन सा आंदोलन चलाया, ये आपसे पूछा है। लंबी छलांग, ऊंची छलांग, लंबी दूरी या फिर छलांग आंदोलन। तो माओ बेसिकली क्या है, एक आपके जो चाइना देश है ना, चाइना देश है, उसके राष्ट्रपति भी आपके रह चुके हैं। तो माओ एक व्यक्ति का नाम है और आपका ये चिंतक, विचारक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी मैं माओ का नाम लूँ आपके माइंड में आना चाहिए कि एक व्यक्ति का नाम है। उन्होंने अर्थव्यवस्था में छलांग के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंबी छलांग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लंबी छलांग नामक आंदोलन चलाया था किसने, माओ ने। वर्ष 1966 में माओ ने किस क्रांति को मूर्त रूप दिया था, अर्थव्यवस्था क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, कृषि क्रांति या फिर साम्यवादी क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सांस्कृतिक क्रांति। वर्ष 1966 में माओ ने जो क्रांति चलाई वो कौन सी आपकी, सांस्कृतिक क्रांति, राइट आंसर हो जाएगा। किसका कथन है कि मजदूरों का कोई देश नहीं है, मार्क्स का, लेनिन का, माओ का या फिर नीत्शे का। तो बेसिकली ऐसे हल्के हल्के लड्डू क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे कथन पूछता है कि ये कथन किस व्यक्ति ने कहा, वो कथन किस व्यक्ति ने कहा। तो मजदूरों का कोई अपना देश नहीं है, तो ये बात किसने कही है, ये बात कही है माओ ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी क्या रहेगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चीन के सामाजिक विकास को स्पष्ट करते हेतु माओ ने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अलगाव का सिद्धांत, असंगति का सिद्धांत, विचारात्मक सिद्धांत या फिर पूंजीवादी सिद्धांत। तो खैर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असंगति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था
चीन के सामाजिक विकास को स्पष्ट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ ने अंतर्विरोध के सिद्धांत को प्रकृति के साथ साथ अन्य किस पर लागू किया? अर्थव्यवस्था पर, व्यापार पर, मानव समाज पर या फिर राजनीतिक समाज पर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव समाज पर। तो माओ का एक अंतर्विरोध का सिद्धांत था। काफी ज्यादा सिद्धांत हम पढ़ते हैं माओ के, इसी के बीच में एक अंतर्विरोध का सिद्धांत था। उसने प्रकृति के साथ साथ मानव समाज के ऊपर क्या किया था? लागू इसको किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माओ के अनुसार प्रत्येक प्रकार की असंगति को दूर करना किसका कार्य होता है? सरकार का, जनता का, साम्यवादी का या फिर पूंजीपति का? तो माओ साम्यवाद को फॉलो करने वाले व्यक्तियों में से एक है। तो बेसिकली इनके अनुसार असंगति को यदि दूर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो कार्य करता है वो क्या आपका? साम्यवादी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, यानी कि आप ज्वाइन कर लेना। वर्ल्ड अवेयरनेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से रहेगा, टेलीग्राम चैनल। तो इस वर्ल्ड अवेयरनेस पे आपको क्या मिल जाएगी? जितनी भी हम क्रैश कोर्स करेंगे, वीडियो करेंगे, इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वर्ल्ड अवेयरनेस आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माओ को किसका पुजारी कहा जाता है? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शक्ति का, साम्राज्यवाद का, क्रांति का या फिर युद्ध का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। माओ को शक्ति का पुजारी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है यहाँ से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो माओ के अनुसार समाज का निर्माण किसके द्वारा होता है? व्यक्तियों के द्वारा, शक्ति के द्वारा, विचारों के द्वारा या फिर संस्थाओं के द्वारा? तो माओ के अकॉर्डिंग जो समाज बनता है वो बनता है विचारों से, यानी कि जैसे व्यक्तियों के लोगों के विचार होंगे वैसे ही समाज का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है, किसका कथन है कि, देखो दोबारा से कथन पूछा जा रहा है। तो कथन क्या है? राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है, क्योंकि जो माओ आपके हैं ये विश्वास रखते थे लड़ाई झगड़े में। तो आपको ये जो कथन है, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है। यदि आपको पावर बढ़ानी है, अपनी पावर को ज़्यादा लार्ज एरिया में आपको बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लड़ाई का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मुसोलिनी, नीत्शे, लेनिन या फिर माओ? तो हम सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी माओ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिद्धांत के अंतर्गत माओ ने सेना व हथियारों की तुलना में जनता को अधिक महत्व प्रदान किया? ये कौन सा आपका सिद्धांत रहेगा? किस युद्ध का सिद्धांत रहेगा आपसे पूछा है। असंगति का सिद्धांत, लोक युद्ध का सिद्धांत, सशस्त्र क्रांति का सिद्धांत या फिर साम्यवाद का सिद्धांत? तो अक्सर बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं और साम्यवाद का सिद्धांत कर देते हैं ना भाई, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी लोक युद्ध का सिद्धांत रहेगा। काफी ज्यादा सिद्धांत हमें पढ़ने पड़ते हैं माओ के, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट है, 2-3 आपके इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं करवा दूंगा, इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें से क्या रहेगा? लोक युद्ध का सिद्धांत रहेगा, जिसके अंदर गुरिल्ला युद्ध की पद्धति को शामिल किया गया है। खैर उसका क्वेश्चन हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे आपको माइंड में सेट करने हैं, याद करने हैं, कैसे भी करके। यहीं से प्रत्येक जितनी भी वीडियो मैं बनाऊंगा, प्रत्येक वीडियो से एक क्वेश्चन आपका पक्का उठेगा, ठीक है। यदि चिंतकों से, विचारकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके अंदर आपका जो माओ है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे पढ़ने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक युद्ध को सफल बनाने के लिए माओ किस युद्ध पर अत्यधिक बल देता है? गुरिल्ला युद्ध, प्रत्यक्ष युद्ध, नीति युद्ध या फिर वैचारिक युद्ध? तो थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की, गुरिल्ला युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या रहेगा? गुरिल्ला युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक युद्ध को, अभी अपन ने सिद्धांत पढ़ा लोक युद्ध का सिद्धांत, तो उसको यदि सफल बनाना है तो माओ ने बोला गुरिल्ला युद्ध के ऊपर फोकस किया जाए। माओ ने किस वर्ग को क्रांति की संचालन शक्ति माना? पूंजीपति वर्ग, सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग या फिर शासक वर्ग? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सर्वहारा वर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। माओ ने सर्वहारा वर्ग को क्रांति की संचालन शक्ति माना है।
माओ ने चीनी क्रांति का आधार श्रमिकों के अतिरिक्त किसके राजनीतिक संगठन को बनाया? कृषक को, जनता को, पूंजीपति को या फिर अभिजन को? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषक को। तो माओ ने चीनी क्रांति को आधार जो बनाया वो किसको बनाया? कृषक के, श्रमिकों के अतिरिक्त कृषक जो आपके हैं तो उनके साथ में संगठन किया गया और उनको बनाया गया। ठीक है, तो कृषक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माओ के विचारों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्रांति द्वारा गृह युद्ध कराए जाने चाहिए, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। युद्ध को लेकर तो वैसे ही माओ काफ़ी एडवांस थे। सर्वहारा वर्ग को क्रांति की संचालन शक्ति माना, अच्छी बात है ये तो। साम्यवादी दल को महत्व को नकारा, ना ना ना, माओवादी आपके साम्यवादी विचारक थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वही पूछा आपसे क्या सही नहीं है, तो साम्यवादी दल को महत्व को नकारा, ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुद मानते थे, महत्व देते थे साम्यवादी दल को। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है? नहीं पूछा है। डी देखती है, चीनी क्रांति का आधार श्रमिकों के अतिरिक्त किसको माना? कृषकों को बनाया, तो ये तो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, हमारे सामने क्वेश्चन आया कि श्रमिकों के अलावा कृषकों को क्या बनाया गया था? बेस बनाया गया था चीनी क्रांति के अंदर। तो ए, बी और डी ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, जबकि सी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। वही आपसे पूछा है क्या सही नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, माओ ने सर्वहारा के अधिनायक तंत्र के स्थान पर किस शासन पद्धति का प्रतिपादन किया? कुलीन तंत्र, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र या फिर राजतंत्र? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? वो रहेगा आपका जनवादी लोकतंत्र को, किस शासन पद्धति को प्रतिपादन किया था? किसने? माओ ने। किसके स्थान पर? सर्वहारा के अधिनायक तंत्र के स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद में है, राज्य के स्वरूप के विषय में माओ की धारणा इस मान्यता पर आधारित थी कि, आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सहयोग से क्रांति को संपन्न, यानी कि किस में है आपका? ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कि जिन लोगों के सहयोग से क्रांति को संपन्न किया जाना है उन्हें ही शासन तंत्र में स्थान दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ के अनुसार सर्वहारा मजदूर वर्ग अपनी क्रांति को सफल बनाने के लिए अन्य ऐसे वर्गों का सहयोग प्राप्त करे जो उन्हें धन की उपलब्ध करा सके, उनसे सहानुभूति रखते हो, उनसे उच्च स्थिति में हो या फिर उन्हें सशस्त्र उपलब्ध करा सके। तो बेसिकली माओ के अनुसार सर्वहारा मजदूर वर्ग जो है अपनी क्रांति को यदि सफल बनाना है तो उसके लिए चाहिए कि उनसे जो सहानुभूति रखते हो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आपको पढ़ना है। एक तो आपको सारे के सारे कथन पढ़ने हैं कि ये कथन किसने कहा, वो कथन किसने कहा, ये पढ़ने हैं। उसके अलावा जो बेसिकली ऐसी बातें होती है वो आपको याद रखनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माओ के नवीन लोकतंत्र के विचारों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? नवीन लोकतंत्र पूंजीवाद को प्रोत्साहित करेगा, यह साम्यवाद का न्यूनतम कार्यक्रम पाएगा, इसका लक्ष्य भविष्य में अधिकतम साम्यवादी कार्यक्रम चलाने का होगा या फिर यह साम्यवादी दल को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह साम्यवादी दल को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। ये आपका क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इसी प्रकार है, माओ किसको आधार बनाकर क्रांतिकारी संघर्ष का संगठन खड़ा करना चाहता था? तो बेसिकली ग्राम को, सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है, तो ग्राम से ही स्टार्ट किया, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कृषकों का सहयोग उन्होंने लिया था सर्वहारा वर्ग के साथ में। तो आपका सबसे छोटी इकाई ग्राम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देहात, ग्राम। समाजवादी क्रांति एवं शत्रु देश के साथ व्यवहार करने के लिए माओ ने एक चालाकीपूर्ण विदेश नीति का प्रतिपादन किया, इसका क्या नाम था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डन डन टा 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 डन डन।
इसका मतलब है फाइट फाइट, टॉक 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 टॉक, फाइट फाइट। यानी कि सबसे पहले क्या करो, लड़ाई झगड़ा कर लो, है ना, सामने वाले के साथ में लड़ाई कर लो। जब सामने वाला अपने आप को कमज़ोर स्थिति में समझने लग जाए कि अब तो मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, तब उनके साथ में क्या स्टार्ट कर दो, टाटा टाटा स्टार्ट कर दो, यानी कि टोक टोक, बातचीत स्टार्ट कर दो। अब बातचीत कुछ इस तरीके से करो कि सामने वाला, ऐसी शर्तें उसके सामने रखी जाए कि सामने वाला शर्तों को मानने से इनकार कर दे, फिर वापस से उसके ऊपर अटैक करो, लड़ाई झगड़ा करो और उसको अपने कब्जे में ले लो। तो ये आपकी पॉलिसी किसकी, ये पॉलिसी आपकी माओ ने अप्लाई थी, है ना। डन डन टाटा टाटा डन डन, फाइट फाइट टॉक 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 टॉक, फाइट फाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माओ दल के क्रियाकलापों का आधार किसे मानता है, संगठन को, नैतिकता को, विचारधारा को या फिर क्रांति को। तो माओ दल के क्रियाकलापों का आधार मानता है ऑप्शन नंबर सी, विचारधारा को। माओवादी क्या है भैया, विचारधारा है। माओ ने बेलशेविकों के किस तर्क का खंडन किया, ये आपसे पूछा है। क्रांति आवश्यक नहीं है, भूलों से बचा जा सकता है, सीखने से व्यक्ति परिपक्व होता है या फिर अनुभव ज्ञान के दाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, भूलों से बचा जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगेन बता रहा हूँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम तक लगभग हमारी 60 से 70 वीडियो आ जाएगी। जितने भी हो सकता है हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को कवर करने का क्वेश्चन प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर 60 क्वेश्चन जो आपके आएंगे उसमें से कम भी 50 से 55 क्वेश्चन तो आपके सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, माओ ने द्वंद्वात्मक पद्धति की नई व्यवस्था किस रूप में की, संगठन का नियम, क्रांति का नियम, अंतर्विरोध का नियम या फिर देशता का नियम। तो ये आपको नियम वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्विरोध का नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माओ ने विरोध और संघर्ष को किस परिवर्तन के लिए आवश्यक माना, आधुनिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक इज द राइट आंसर। तो विरोध और संघर्ष को ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए आवश्यक माना है। उसके बाद देखिए, माओ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माओ ने सशस्त्र संघर्ष और संयुक्त मोर्चा की दो तरफा नीति अपनाई। वर्ष 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की गई। माओ के नेतृत्व में चीन ने असाधारण शक्ति प्राप्त की। वर्ष 1937 में माओ ने चीनी भूमि को छोड़कर फार्मोसा टापू की शरण ली थी। आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो जो 1, 2 और 3 पॉइंट हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, आपके सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। माओ ने सशस्त्र संघर्ष और संयुक्त मोर्चा की दो तरफा नीति को अपनाया, बिल्कुल सही बात है। और 1949 की बात करते हैं तो माओ के नेतृत्व में चीन क्या बनता है भैया, रिपब्लिक बनता है। क्या बनता है, रिपब्लिक बनता है। और जब तक आपके माओ जीवित थे, वही क्या रहे थे, चाइना के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया था। और माओ के नेतृत्व में चीन ने असाधारण शक्ति क्या कर ली थी, प्राप्त कर ली थी। बट 1937 के अंदर जो माओ ने बोला यहाँ पे कि माओ ने चीनी भूमि को छोड़कर फार्मोसा टापू पर शरण ली, तो ना भैया ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे काई शेख थे जिन्होंने क्या किया था, चीनी भूमि को छोड़कर फार्मोसा टापू पर शरण ग्रहण की थी। तो चौथा आपका गलत है, 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, माओ के शक्ति संबंधी विचार क्या थे। माओ शक्ति पर सर्वाधिक बल देता था, वह शक्ति का पुजारी था, वह सैनिक शक्ति को महत्व देता था, वह सैनिक एवं राजनीतिक शक्ति में घनिष्ठ संबंध रखता था। कोट आपके सामने है, 1 और 2, 4, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4। ये विचार है, पूछे आपसे माओ के कौन कौन से विचार थे, तो भाई सारे के सारे क्या थे, विचार थे। 1, 2, 3, 4 सारे सही है ना। क्योंकि माओ जो आपका वो शक्ति पर सर्वाधिक बल देता था, बिल्कुल सही बात है। वह शक्ति का पुजारी था, तो इस क्वेश्चन को हम पीछे भी वीडियो के अंदर कर चुके हैं कि
कौन आपका था वो शक्ति का पुजारी था? माओ था। सैनिक शक्ति को विशेष महत्व, बिल्कुल सही बात है। वह सैनिक और राजनीतिक शक्ति में घनिष्ठ संबंध मानता था, ये भी सही है। चारों के चारों पॉइंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। माओ के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखो क्वेश्चन आ चुका है ना। हम वीडियो को मैंने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वीडियो में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक ही टॉपिक खाली मैंने माओ को उठाया और आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। माओ से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक वीडियो से 1 नंबर आपका पक्का होता चला जाएगा, यदि आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे और सारी की सारी वीडियो को ईमानदारी से देख लेंगे तो। चलिए, प्रमुख सिद्धांत, तो माओ के सिद्धांत वैसे काफ़ी है। उनमें से आपसे पूछा कि कौन कौन से सिद्धांत इसमें से आपके माओ ने दिए। सबसे पहला है समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है भाई, ये सिद्धांत दिया था माओ ने। सेकंड है असंगति का सिद्धांत, तो ये भी बिल्कुल दिया था माओ ने। तीसरा है सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का सिद्धांत, ना भाई ये गलत हो जाएगा, ये सिद्धांत माओ ने नहीं दिया था। चौथा है सशस्त्र क्रांति का सिद्धांत, ये भी सही हो जाएगा। तो 1 2 और 4 ये कहाँ मिलेगा आपको? सर ये तो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। तो 1 2 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको सिद्धांत के बेसिक नाम याद रखने हैं। समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का सिद्धांत, असंगति का सिद्धांत, लोक युद्ध का सिद्धांत, उसके अलावा सशस्त्र क्रांति का सिद्धांत, ये आपको याद रखने हैं मेनली। सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का सिद्धांत ये नहीं दिया था। माओ क्रांति को अत्यंत आवश्यक तत्व मानता है, उनके अनुसार क्या है? क्रांति द्वारा गृह युद्ध कराए जाने चाहिए। उसने सर्वहारा वर्ग को क्रांति की संचालन शक्ति माना। माओ ने केवल श्रमिकों को क्रांति का साधन माना। उसने किसानों में क्रांतिकारी कार्रवाई करने की क्षमता स्वतंत्र रूप से मानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माओ ने केवल श्रमिकों को क्रांति का साधक माना है। आवश्यक तत्व की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले भी, और हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। तो सर्वाधिक जो योगदान था तो वो किस पे था? आपका कृषक वर्ग पे था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्रांतिकारी भूमिका किसकी थी सबसे अधिक? कृषक वर्ग की। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट, पीपुल्स वॉर, ऑन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। तो 4 कृति यहाँ पे दे रखी है, उनमें से 3 माओ की है, 1 माओ के द्वारा नहीं लिखी गई है, वो आपसे पूछी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पीपुल्स वार। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीपुल्स वार की कृति नहीं है, बाकी तीनों माओ की कृतियां हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधी तथा अप्रतिरोधी अंतर्विरोध के बीच अंतर किसने दिया? तो माओ के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? माओ हो जाएगा। तो माओ से संबंधित इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई? 31 क्वेश्चन कर लिए। आप ऐसे ही कंटिन्यूसली वीडियो को देखते रहना, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यदि माओ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन 31 क्वेश्चन में से ही पूछा जाएगा। यदि इनको आप कर लेते हो तो एग्जाम में आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम इसको पूरा लंबा खींचने की कोशिश करेंगे। सीरीज हमारी लगभग 60 से 65 वीडियो की रहेगी, लगभग 15-15 मिनट की, 20-20 मिनट की वीडियो में डालता रहूँगा आपके लिए। और बात करते हैं तो लगभग आपके 25 दिन मान के चलो, 25 दिन। यदि हम डेली 3 वीडियो करते हैं तो 25 दिया हो जाएगा 75, 75 वीडियो हो जाएगी। लेकिन हमें तो लगभग कवर करना है कितना? 60 से 65 वीडियो के आसपास कवर करनी है। तो आपकी 3 की एवरेज भी नहीं बैठती है। तो एक वीडियो आपके सुबह मिल जाएगी आपको, एक वीडियो दोपहर में मिल जाएगी, और एक वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी। 3 वीडियो हम ऐसे कवर कर लेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंदर आपके लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। उसको आपको सभी क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है, जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको यहाँ से कंप्लीट सारी बातें सीखनी है, पढ़नी है। आप कैसे भी करो, इसको याद करो, इसको रट्टा लगाओ, कैसे भी करो। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि एग्ज़ाम में
आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि 60 क्वेश्चन भाई बहुत होते हैं। इन 60 में से यदि आप कवर कर लेते हो, यदि वीडियो आप सारी देखते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके लगभग 45 to 50%, 60 में से 45 से 50% यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा यदि आप 60 में से मान के चलो कि 40 भी नंबर कवर करते हो, और 90 में से यदि आप बचे हुए 90 में से यदि आप 70 नंबर भी कवर करते हो, तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे? 11, यानी कि 110 नंबर हो जाएंगे। कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आप चले जाओगे। तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, स्किप नहीं करना है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।